बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 26 मार्च है, जंग का 27वां दिन है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि ऐसी 4 खतरनाक डेवलपमेंट्स हुई हैं कि जिसकी बुनियाद पर मुज़ाकरात की उम्मीदें दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और लगता यह है कि इस वीकेंड पर ईरान अपनी बका की जंग लड़ेगा। ईरान की हुकूमत अपने बका की जंग लड़ेगी और एक भरपूर किस्म की जंग होगी। नई हिकमत अमली सामने आ रही है। ओवरऑल सिचुएशन का जायजा लेंगे कि इस वक्त मैदान जंग की क्या सूरत हाल है। सबसे पहले आगाज में मैं आपको एक मैसेज जो है वो पढ़कर सुना देता हूं, बल्कि एक जवाब है एक हाई प्लेस्ड एंड वेल प्लेस्ड ट्रस्टेड काबिल एतमाद ईरानी सोर्स, जिनको मैंने मैसेज किया था इस मुज़ाकरात के हवाले से कि क्या वाकई पाकिस्तान में होने वाले और पाकिस्तान की तरफ से जो ऑफ़र की गई है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी करने के लिए तैयार है अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसके हवाले से मैंने उनसे पूछा था कि क्या कुछ ईरानी ऑफिशियल्स जो हैं वो इस्लामाबाद ट्रैवल कर रहे हैं, वो इस वीकेंड पर यहाँ मौजूद होंगे और क्या अमरीकी हुक्काम के साथ उनके मुज़ाकरात होंगे। तो मैं उनका जवाब आपको बता देता हूँ। उन्होंने लिखा नथिंग ऑफिशियल येट, कि कुछ भी अभी सरकारी तौर पर नहीं हो रहा। देर आर जस्ट सम बैक चैनल मैसेजेस, कि सिर्फ जो बैक चैनल मैसेजेस हैं, यानी कोई बराह रास्त राब्ता नहीं है ईरान का और अमेरिका का, और पाकिस्तान के ज़रिए, मिस्र के ज़रिए, तुर्की के ज़रिए बैक चैनल मैसेजेस जो हैं वो कन्वे किए जा रहे हैं। यानी ये लोग या ये ममालिक जो हैं ये ईरान को अमेरिका के पैगामात पहुंचाते हैं और इनका जवाब बराह रास्त अमरीकियों तक नहीं पहुंचता, इन ममालिक के ज़रिए अमेरिका को पहुंच रहा है। इस सारी सूरत हाल में बहुत सारे लोगों का तज्जिया यही था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पीर के रोज़ 5 दिन के लिए पोस्टपोन किया ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स को, उसका मकसद ये था कि वो मार्केट को स्टेबलाइज करें। जो उनकी स्टॉक एक्सचेंज है, जो आलमी मार्केट में, आलमी मंडियों में तेल की प्राइसेस हैं, उनको जो है संभाला दिया जाए और साथ में अपना जो ट्रूप्स बिल्डअप है इस रीजन में उसको मुकम्मल किया जाए। और अब चंद घंटे पहले व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लिवेट, उनका मैं आपको एक बयान सुनवा देता हूं और फिर हम आएंगे कि कौन सी ऐसी 4 खतरनाक डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि जिसकी बुनियाद पर अब लगता यह है कि ये वीकेंड जो है बहुत ही भरपूर किस्म का जंग जो है इस पे उसकी तवक्को की जा सकती है। कैरोलिन लिवेट की गुफ्तगू सुने। The remaining elements of the Iranian regime have another opportunity to cooperate with President Trump, permanently abandon their nuclear ambitions, and cease actively threatening America and our allies. But the president's preference is always peace. There does not need to be any more death and destruction. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. Their last miscalculation cost them their senior leadership, their Navy, their Air Force, and their air defense system. Any violence beyond this point will be because the Iranian regime refused to understand they have already been defeated and refused to come to a deal. अब ये जो बयान है कैरोलिन लिवेट का, इसमें मुख्तलिफ क्या है। यूजुअली किसी भी मुल्क में जो सरकारी तर्जुमान होते हैं, किसी भी महकमे के, जिस तरीके से अवान सदर का तर्जुमान होता है, वज़ीर आज़म का तर्जुमान होता है, दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान होते हैं, इसी तरह अमेरिका में भी जो है वो मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनके अपने अपने स्पोक्स पर्सन्स हैं। उनके पास कुछ प्री रिटन स्टेटमेंट्स मौजूद होती हैं और कुछ ऑफ द कफ रिमार्क्स दिए जाते हैं, यानी उनको पॉलिसी का इल्म होता है और जब उनसे सवाल किया जाता है तो फिर वो उसका जवाब जो है वो पॉलिसी के बैकग्राउंड नॉलेज की वजह से वो दे पाते हैं। लेकिन ये जो गुफ्तगू की है इसका एक एक लफ्ज़ जो है वो पहले से लिखा हुआ था, जिसका मतलब ये है कि ये मैसेज कन्वे किया गया है ईरान को। और जो रिसेंट बैक चैनल एक्सचेंजेस हुई हैं जिसके बारे में मैंने तज़किरा किया कि मुझे उसकी कंफर्मेशन वेरी वेल प्लेस्ड ईरानियन सोर्सेज से हुई है कि बैक चैनल पर मैसेजेस कन्वे हुए हैं, जवाब भी कन्वे हुए हैं और एक 15 पॉइंट प्रोपोजल रिपोर्टेडली पाकिस्तान की तरफ से ईरान को कन्वे किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप का शराइतनामा 15 शर्तें ये हैं इस जंग के खात्मे के लिए, और जवाब में ईरान ने अपनी 5 शर्तें
सामने रखी हैं और इन शर्तों को, दोनों तरफ से जो शर्तें हैं उनका जायजा लिया जाए तो किसी भी सूरत मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। उस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन ये जो प्री रिटन स्टेटमेंट है कैरोलिन लिविट की तरफ से, उसमें बेसिकली कहा यह गया कि ईरानी रजीम के बचे खुचे अनासर के पास एक और मौका है कि वो सदर ट्रंप के साथ ताउन करें और अपना एटमी प्रोग्राम हमेशा हमेशा के लिए तर्क कर दें और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को धमकाना बंद करें। सदर ट्रंप की तरजीह अमन है, मजीद तबाही और अमवात नहीं चाहते। लेकिन अगर ईरान इस मौके से फायदा नहीं उठाता और अगर ये बात नहीं समझते कि उन्हें फौजी शिकस्त हो चुकी है, तो सदर ट्रंप ये यकीनी बनाएंगे कि उन पर ऐसे भरपूर हमले हों जो माजी में कभी नहीं हुए। सदर ट्रंप ब्लफ नहीं कर रहे और वो कहर ढाने के लिए तैयार हैं। ईरान को मिसकैलकुलेट नहीं करना चाहिए। उनकी गुज़श्ता मिसकैलकुलेशन के नतीजे में उन्हें अपनी सीनियर क़यादत नेवी, एयरफोर्स और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम से हाथ धोना पड़े। जो अब जो भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ होंगी उसकी वजह ईरान का शिकस्त तस्लीम ना करना होंगी और डील के लिए तैयार ना होना होंगी। यानी ये वजूहात होंगे कि जिसकी बुनियाद पर वी विल हिट देम हार्डर। ये गुफ्तगू की गई है कैरोलिन लिविट की तरफ से। सबसे पहले तो देखें ये जो कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तर्क कर दें, तो न्यूक्लियर प्रोग्राम तर्क करना असल मामला नहीं है। और जो आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने की बातें हो रही हैं, इस जंग से पहले आबनाए हुर्मुज़ खुली हुई थी, वहाँ पर कोई डिसरप्शंस नहीं थी, तमाम जो ऑयल की तरसील है वो बिला रुकावट जारी थी। तो अब ऐसा क्या मामला है कि इस जंग का हदफ जो है वो अब चेंज करके डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वहाँ पर रजीम चेंज होगी, नेवी तबाह हो गई, फ़िज़ाइया तबाह हो गई, उनकी सीनियर क़यादत ख़त्म हो गई। तो फिर बेसिकली ये जो दावा है, ये दावा इतना खोखला है कि बग़ैर नेवी के, बग़ैर एयरफोर्स के, बग़ैर फ़ौज के, बग़ैर सीनियर क़यादत के ईरान फिर किस तरीके से ये सब कुछ कर रहा है। लिहाजा अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है और अपने अहदाफ को ये करार देना कि हम उनका एटमी प्रोग्राम तर्क करवाना चाहते हैं, जिसके लिए ईरानी जो है फ्रॉम डे वन तैयार थे कि सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए हम एटमी जो प्रोग्राम है वो जारी रखेंगे। हमारे जो न्यूक्लियर ग्रेड या बॉम्ब बनाने के लिए जितनी एनरिचमेंट दरकार होती है वो एनरिचमेंट नहीं करेंगे। लिहाजा मसला इससे वेल बियॉन्ड जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से जो शराइत सामने रखी हैं वो शराइत बड़ी दिलचस्प हैं और अगर ईरान इन शराइत को मनवाने में किसी हद तक भी कामयाब हो जाता है तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ी फतह होगी। सबसे पहले तो जो 15 पॉइंट प्रपोजल या जो डिमांड्स कन्वे की गई हैं रिपोर्टेडली पाकिस्तान के ज़रिए ईरान की तरफ, उसमें ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, ईरान के ड्रोन्स हैं, फिर इसराइल के हवाले से कुछ गारंटीज़, फिर खलीजी ममालिक के हवाले से, अमेरिका के हवाले से, अमेरिका के इस रीजन में मफादात के हवाले से, अमेरिकी फ़ौजी अड्डों के हवाले से, अमेरिकी रडार्स, अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट, इन तमाम के हवाले से गारंटीज़ मांगी गई हैं। और ईरान की हुकूमत की तरफ से जो है वो बिल्कुल ही एक होम्योपैथिक पॉस्चरिंग वो चाहते हैं कि ईरान जो है वो बिल्कुल अच्छा बच्चा बन जाए, हमारे ताबे हो जाए, झुक जाए और जिस तरीके से वाशिंगटन से डिक्टेशन आती है उसके मुताबिक पॉलिसीज़ बनाए। तो ये तो नहीं होने लगा। ये बड़ा वाज़ेह है कि ईरान जो है, ईरान की रजीम, करंट रजीम जो है वो ऐसा नहीं करेगी। हाँ, अगर अमेरिका और इसराइल अपने मिलिट्री माइट के ज़रिए इनको ओवरकम करने में कामयाब हो जाते हैं तो वाहिद वही सूरत है कि ईरान जो है उसके रवैये में बहैसियत मुल्क, बहैसियत हुकूमत जो है उनके रवैये में कोई तब्दीली आ सकती है। अब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, ये बड़ी ही ख़तरनाक डेवलपमेंट है जो अब मज़ाकरात, लगता यह है कि मज़ाकरात उस डेड लॉक पर आ चुके हैं कि जहां पर ईरान और अमेरिका दोनों अपनी अपनी शराइत से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कैरोलिन लिविट का बयान आता है और जवाब में ईरान की तरफ से जो कार्रवाइयां की गई हैं वो बहुत ही भरपूर हैं। एक तरफ ईरान के ऊपर भरपूर हमले हो रहे हैं और जवाबी हमलों में और उनकी शिद्दत में किसी तौर कमी आती हुई दिखाई नहीं दे रही। और ईरान ने अब नया थ्रेट तो ये दिया है, ये कहा है कि अभी तो आप रो रहे हैं आबनाए हुर्मुज़ को, जिससे दुनिया की ऑयल की जो तरसील है, ऑयल सप्लाई है, वो मुकम्मल तौर पर चोक होती हुई दिखाई दे रही है। सो मच सो, मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि चाइना, जापान और अमेरिका, तीन ममालिक हैं जिनमें इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये बताती है कि दुनिया जो है वो अब एक एज पर पहुंच चुकी है, किनारे पर पहुंच चुकी है, जिसके बाद लड़ाई में इजाफा, दीगर एक्टर्स जो हैं वो उसकी इस कॉन्फ्लिक्ट में शमूलियत
کا امکان بڑھا دے گا۔ ایران نے یہ کہا ہے کہ ابھی آپ آبنائے ہرمز کی بات کر رہے ہیں، اگلا حملہ اگر ہماری طرف یہ عزائم لے کر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو بڑھتے ہیں اور اس ویکینڈ کے اوپر یا اگلے چند دنوں میں ایران کے خلاف حملے کیے جاتے ہیں، ایران کا جو خارج جزیرہ ہے اس پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا پھر اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے کے لیے حملے کیے جاتے ہیں، تو ہم باب المندب بھی بند کر دیں گے۔ اب باب المندب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت دور ہے۔ باب المندب وہ اسٹریٹ ہے، ایک تنگ آبی راستہ ہے جو انڈین اوشن سے جو گلف آف عدن ہے وہاں سے کھلتا ہے بحیرہ احمر میں اینڈ ٹورڈ سویز کنال، یعنی ایک بہت بڑا شارٹ کٹ ہے، ایک بہت ہی اہم ترین اس کو کہہ سکتے ہیں کہ شپنگ روٹ ہے جو ایسٹ اور ویسٹ کو کنیکٹ کرتا ہے، اور دنیا کی ایک بڑی تجارت وہ اس آبی راستے سے ہوتی ہے۔ تو ایران ظاہر ہے کہ اس وقت جو تھریٹ دے رہا ہے وہ یہ کہ حوثیز جو ہیں وہ یمن میں ان کی جو پریزنس ہے وہ ایران ان کی حمایت کرتا ہے، وہ ایران کی حمایت کرتے ہیں، اور اگر اسٹریٹ آف ہرمز یا خارج جزیرے کی طرف بڑھا جاتا ہے تو پھر آبنائے ہرمز کو تو آپ بھول جائیں گے، آپ کو باب المندب جو ہے وہ بھی بند ملے گا۔ اور ماضی میں جس قسم کے حملے حوثیز نے وہاں پر کیے ہیں تو انہوں نے یہ صلاحیت دکھائی ہے کہ وہ اپنے تھریٹ کے ذریعے اس اہم ترین آبی گزرگاہ کو بند کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب آ جائیں کہ ایران جو ہے اس کے حوالے سے رپورٹ کر رہا ہے CNN اپنے سورسز کو کوٹ کرتے ہو کہ ایران نے اس وقت ایک پوٹینشل جو تھریٹ ہے کہ امریکہ زمینی حملہ کر سکتا ہے، اور وہ زمینی حملہ مین لینڈ ایران نہیں بلکہ اس کے جزیروں کے اوپر، جزائر کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر خارج جزیرہ جو ایران کی پیٹرولیم اینڈ انرجی ایکسپورٹس کا 80% جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے، جہاں پر جو فیسلٹیز موجود ہیں جس میں سٹوریج سے لے کر ان کو اپلوڈ کرنے، ان کو جو ہے وہ ان کی لوڈنگ ڈاؤن لوڈنگ اس تمام کام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایئر سٹرپ یہاں پر موجود ہے، ایک بہترین قسم کی بندرگاہ ہے، اور وہاں پر شپس جو ہیں وہ ڈاک کر کے آئل جو ہے وہ ان میں لوڈ ہوتا ہے، اور وہ جو جزیرہ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے CNN کے مطابق جو سورسز کو وہ کوٹ کریں کہ ایران از بلڈنگ اپ ڈیفنسز آف خارگ آئیلینڈ ٹو پروٹیکٹ اگینسٹ پوٹینشیل US گراؤنڈ اٹیک سورسز سے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریپس بچھائے جا رہے ہیں۔ ایران ہیز بین لیئنگ ٹریپس اینڈ موونگ ایڈیشنل ملٹری پرسونل اینڈ ایئر ڈیفنسز۔ خارج جزیرے کی طرف ایران نے اضافی فوجی تعیناتیاں جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں، اور وہاں پر ٹریپس بچھائے جا رہے ہیں خارج آئیلینڈ میں، اور اس جزیرے میں ان کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ اگر ایران کے اوپر حملے جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر امریکہ ڈائریکٹلی ایران کے اوپر گراؤنڈ انویژن سے پہلے ان جزیروں کے اوپر حملہ کر کے ان پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا ایران کا جو فوکس ہے وہ مکمل طور پر نظر آتا ہے کہ وہ ان جزیروں کو، ان جزائر کے اوپر اپنے کنٹرول کو برقرار رکھنے کے لیے اور ممکنہ امریکی حملے گراؤنڈ انویژن آن دیز آئیلینڈز اس کو بچانے کے لیے جو ہے وہ بھرپور قسم کی تیاریاں جو ہے وہ کرے۔ اس کے حوالے سے انہوں نے پوری تفصیل لکھی ہے کہ کس قسم کے جو اسلحہ ہے وہ سیٹلائٹ امیجز بتاتے ہیں کہ وہ حالیہ دنوں میں اس علاقے میں موو کیا گیا ہے، ان جزیروں پر موو کیا گیا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایران ہے اس کی طرف سے بھرپور حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اب دیکھیں جو واحد پلازیبل ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے، ایک ہیوی ٹروپس ڈپلائمنٹ امریکہ کی طرف سے، اضافی فوجیوں کا تعینات کیا جانا، اپنے ٹروپس کا بلڈ اپ کرنا اس ریجن میں، اس کی پلازیبل ایکسپلینیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ یعنی کہ ابھی بھی جو ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 1 سے 2 دن، ابھی اس کی ایگزیکٹ لوکیشن نہیں معلوم، جو USS ٹرپولی ہے، ایک گروپ آف شپس ہے جس میں US سین ڈیاگو اینڈ نیو اورلینز یہ بحری جہاز موجود ہیں، لڑاکا جنگی بحری جہاز موجود ہیں، ایمفیبیس ڈاک، ایک بڑے ڈاکس والے جس میں 2200 امریکی فوجی مرینز جو ہیں وہ موجود ہیں، لگ بھگ نصف ان کا جو ہے وہ گراؤنڈ ٹروپس پر مشتمل ہے، باقی ایوییشن سے اور لاجسٹکس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جنگی بحری جہاز آ رہے ہیں ان کے اوپر F-35 طیارے 9 درجن کے قریب موجود ہیں، اسالٹ ہیلی کاپٹرز موجود ہیں، باقی جنگی ساز و سامان موجود ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ گراؤنڈ انویژن میں انوالو ہوں گے۔ تو جو آلریڈی موجود USS ابراہم لنکن ہے جو اوپن یا ہائی سیز میں انٹرنیشنل
इंटरनेशनल वाटर्स में धकेल दिया गया है, या वो इलाकाई पानियों से किसी और मुल्क के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में रहते हुए ईरान के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ कर रहा है, जिसके बारे में ये क्लेम किया जाता था कि ये अमेरिका की मिलिट्री माइट और अमेरिका की नेवल माइट का जो है वो जीता जागता सबूत है, यूएसएस निमिट्स क्लास का अब्राहम लिंकन। तो क्या वो नहीं कर पाया जो ये कर पाएंगे? लेकिन ये जो ट्रूप्स का बिल्डअप है, इसकी वाहिद प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन या ये जो थ्रेट्स के एक्सचेंजेस हैं कि ईरान की तरफ से धमकाया जा रहा है, अमेरिका की तरफ से धमकाया जा रहा है, इसकी वाहिद वजह ये हो सकती है कि अब प्रपोजल्स जो हैं या अपने अपने जो शराइत हैं, जो शर्तनामा है, वो सामने रखे गए हैं और उन शराइत पर ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने के लिए, मुज़ाकरात की मेज़ पर जीतने के लिए, जंग को जीतने के लिए, अपने नुकात को मनवाने के लिए, दूसरे के नुकात को रद्द करने के लिए, एक दूसरे पर दबाव बढ़ाने के लिए ये किया जा रहा है कि हम एक हैवी ट्रूप बिल्डअप करेंगे और ईरान की हुकूमत घबरा कर हमारे जो 15 पॉइंट प्रपोजल है उसमें बेशतर को मान लेगी और अपनी जो शराइत हैं उनको नहीं मनवाएगी। दूसरी तरफ ईरान जो है उसकी शराइत अब सामने आ रही हैं और ख़ासतौर पर जो अब्बास इराक्ची हैं उन्होंने बड़ा ही दिलचस्प बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और जो ईरानियन ऑफिशियल्स हैं और सोर्सेज हैं उन्होंने जो 15 पॉइंट प्रपोजल है उसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। अब्बास इराक्ची कहते हैं कि अमेरिका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। फैक्ट दैट दे आर नाउ टॉकिंग अबाउट नेगोशिएशंस इज एडमिशन ऑफ डिफीट, कि अब वो इस बात को, क्योंकि वो मुज़ाकरात के लिए की बात कर रहे हैं, ये हकीकत इस बात की तरफ इशारा है कि अमेरिका ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। डिडंट दे से अनकंडीशनल सरेंडर, क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि गैर मशरूत ये शराइत अब जो हमें जो भेजी जा रही हैं कि ये शर्तें मान लो तो फिर जंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी? तो ये जो शराइत भेजना है ये इस बात का सबूत है कि अनकंडीशनल सरेंडर की जो बातें करने वाले थे उनको शिकस्त हो चुकी है। सो वाई आर दे नाउ मोबिलाइजिंग देयर हाईएस्ट ऑफिशियल्स टू नेगोशिएट? तो फिर आखिर ऐसा क्या किया है हमने कि अब वो जो हमें अनकंडीशनल सरेंडर की बातें कर रहे थे वो अपने हाई ऑफिशियल्स को हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए भेज रहे हैं? तो एक भरपूर किस्म की बदएतमादी भी है, क्योंकि अमेरिका 2 मरतबा हाईएस्ट लेवल पर डिप्लोमेटिक टॉक्स के दौरान ईरान पर हमला कर चुका है। इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला कर चुके हैं। गुज़श्ता साल जून में जो 12 रोज़ा जंग हुई उस वक्त भी मुज़ाकरात तकरीबन फाइनलाइज हो चुके थे, मामलात बड़े बेहतरीन अंदाज में आगे चल रहे थे और लगता यही था कि कोई डील हो जाएगी, और ऐन उसी वक्त जो है वो हमला कर दिया गया इसराइल की तरफ से और फिर अमेरिका जो है वो खुद भी इस जंग में कूद पड़ा। अब भी मुज़ाकरात ओमान की जो मेज़बानी है उसमें, उसकी सालसी में बड़े बेहतरीन मुज़ाकरात हो रहे थे और ओमान ने इस बात को ऑफिशियली कंफर्म किया है कि डील वाज जस्ट मिनट्स अवे, कि ये तो चंद मिनटों की बात रह गई थी, तमाम मामलात पर चीज़ें तय हो गई थी। अमेरिका जो है उसकी और ईरान के दरमियान एक ऐसा मिडिल ग्राउंड रीच हो गया था जो दोनों के लिए काबिल कबूल था, और ऐसे वक्त में इसराइल और अमेरिका ने हमला करके इन मुज़ाकरात को सबूताज किया और आज उसी की वजह से, इस बदअदमादी की वजह से पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले जो मुज़ाकरात हैं उनसे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं की जा सकती, क्योंकि ईरान ये सस्पेक्ट ज़रूर करेगा कि इन मुज़ाकरात के दौरान जिस वक्त कम्युनिकेशन होती है, बातचीत होती है और उनको किसी भी चीज़ का अप्रूवल हाईएस्ट लेवल से लेना पड़ता है, यानी आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई जिनकी लोकेशन ढूंढने के लिए अमरीकी और इसराइली बेताब नज़र आते हैं, तो हाईएस्ट लेवल पर अप्रूवल तो उनकी तरफ से आना है। कोई भी मामला है उस पर कितना जो है वो पावर डेलीगेट उन तक होती है, उस डेलीगेशन तक, और उनके कौन सा मकाम आता है कि जहां पर उनको वापस इंस्ट्रक्शंस लेना पड़ती हैं और उस चेन ऑफ कमांड को फॉलो करते हुए क्या उनकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जाएगी या फिर एक मरतबा मुज़ाकरात में उलझाकर ईरान के ऊपर एक और भरपूर हमला किया जाएगा। लिहाजा ये वो बुनियाद है कि जिसकी वजह से लगता यह है कि हमलों की शिद्दत में तेज़ी आ सकती है। अब ख़ास तौर पर जो मेरे सामने इस वक्त अल जज़ीरा मौजूद है और अल जज़ीरा पे अल जज़ीरा इंग्लिश की का जो लाइव पेज है उस पर सिर्फ आप गुज़श्ता 2 से 3 घंटे में रिपोर्ट होने वाली ख़बरें देख लें तो आपको पता चल जाता है कि जो 5 दिन का वक्फ़ा था वो मुकम्मल होने के बाद कम से कम इस वीकेंड पर ऐसा आसार नज़र नहीं आते, होने को हो सकता है लेकिन आसार नज़र नहीं आते कि मुज़ाकरात जो हैं
وہ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے جہاں پر ان کی شدت میں کمی آ جائے. کیونکہ ابھی جو رپورٹس ہیں، پہلے میں آپ کے سامنے سمری رکھ دیتا ہوں اور پھر کچھ خبریں ہیں جن کی میں تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس وقت خلیجی ممالک میں، اسرائیل میں اور ایران میں، ان تینوں جگہ پر کس قسم کے بھرپور حملے ہو رہے ہیں. امریکہ نے ایران کو، الجزیرہ کے پیج سے میں آپ کے سامنے ایک ذرا پہلے سمری رکھ دیتا ہوں کہ امریکہ نے ایران کو وارننگ دی ہے کہ وہ اپنی شکست تسلیم کر لے، ادروائز اس آنے والے دنوں میں اس کو بہت ہی شدید قسم کے حملے جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا. ایز تہران ریجیکٹس ٹاکس اینڈ پلیج ٹو کنٹینیو فائٹنگ، کیونکہ تہران کی طرف سے، ایران کی طرف سے مذاکرات کو مسترد کر دیا گیا ہے اور لڑائی جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے. امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے اوپر بمباری جو ہے وہ جاری ہے، اور ایرانین میزائلز جو ہیں وہ اس وقت سینٹرل اور ناردرن اسرائیل یعنی وسطی اسرائیل اور شمالی اسرائیل میں کوہرام برپا کر رہے ہیں. وہ اسرائیل جو انٹچیبل تھا، جس کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے تھے، وہاں پر ایران کے جو ہیں وہ حملے بھرپور طریقے سے جاری ہیں. اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ لبنان پر حملے کر رہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے جو جنوبی لبنان ہے اس کے اور اسرائیل کے درمیان ایک بفر زون کریٹ کرنا ہے. یہ انٹرنیشنل لاء کی سنگین ترین وائلیشن ہے کہ آپ ایک سوورن ملک کی ٹیریٹری جو ہے اس کو بیسیکلی آکوپائی کر رہے ہیں اس پریٹیکسٹ پر کہ ہم نے اس کو بفر زون میں کنورٹ کرنا ہے تاکہ ان مقامات سے ہم پر حملے نہ ہوں. آگے جو ہے وہ بحرین، کویت، سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات، ان پر بھرپور قسم کے میزائل حملے جاری ہیں، وہ ان کو انٹرسپٹ کر رہے ہیں. ڈرون حملے جو ہیں وہ ان پر جاری ہیں، اور اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس کے بند ہونے سے ایک بہت بڑا المیہ جنم لے رہا ہے. اسرائیلی ملٹری جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس کے کچھ فوجی جو ہیں وہ بہت سیریسلی انجرڈ ہوئے ہیں لبنان میں. اور جب اسرائیل یہ کہتا ہے کہ سیریسلی انجرڈ، اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ وہ اپنی، کیونکہ جو جنگ میں ہونے والے نقصانات ہیں اس کا کم از کم جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو کام ڈاؤن رکھنے کے لیے، اور عالمی سطح پر اپنا ملٹری مسل جو ہے وہ دکھانے کے لیے اپنے نقصانات کو کم از کم اور دوسرے کے نقصانات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں. ساؤتھ لبنان پر جو اسرائیلی حملے ہیں اس میں 8 لوگ زخمی ہوئے ہیں. پھر اس وقت جو خبریں چل رہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات جو ہے اس کے اوپر میزائل اور ڈرون حملے، 15 منٹ پہلے کی یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ ڈرون حملے اور میزائل حملے جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات پر ہو رہے ہیں، اور ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ ان کو کاؤنٹر کرنے کی، رسپونڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس وقت جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو میزائل اور ڈرونز کو انٹرسپٹ کر رہا ہے، اس کی آوازیں متحدہ عرب امارات میں سنائی دے رہی ہیں. پھر جاپان جو ہے اس نے اپنے اسٹریٹجک جو ریزروز ہیں، آئل ریزروز، ان کو ریلیز کرنا شروع کر دیا ہے، which clearly means کہ they do not see the hope. اور 1 مہینے کا جو ذخیرہ ہے، یعنی 1 مہینے کے استعمال کا، عام شہریوں کو استعمال کا جو پیٹرولیم ریزروز ہیں ان کو انہوں نے ریلیز کرنا شروع کر دیا. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے اپنے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو سے 172 ملین بیرل تیل جو ہے، کیونکہ امریکہ نیٹ آئل ایکسپورٹر ہے، وہ امپورٹ بھی کرتا ہے، ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، لیکن جب آپ اس کا نیٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو امریکہ تیل برآمد کرنے والا ملک ہے. تو اب 172 ملین بیرل اضافی جو ہے وہ ریلیز کرنے کا مطلب یہی ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ ایران نے جو اس جنگ کی قیمت بڑھائی ہے اس کا اثر پوری دنیا تک پہنچے. اور یہ ایران کی بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ امریکہ کے اوپر اور اسرائیل کے اوپر عالمی اقوام عالم کا دباؤ بڑھ جائے گا، کیونکہ جب وہ اس برنٹ کو محسوس کریں گے اور عالمی مارکیٹ میں سکائی راکٹنگ پرائسز جو ہیں وہ ہوں گی. تو 172 ملین بیرل ریلیز امریکہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے. پھر جاپان نے اپنے شہریوں کے لیے اپنے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز جو ہیں ان کو اوپن اپ کر دیا ہے، 1 مہینے کا ذخائر جو ہیں انہوں نے ریلیز کر دیے. اور چائنا سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ چین جو ہے وہ اپنے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز جو ہیں، جو اپنے تیل کے ذخائر ہیں
उनको जो है वो रिलीज़ करना, वहाँ से तेल जारी करना शुरू करे ताकि आलमी मार्केट को स्टेबलाइज किया जा सके। ये तमाम एफर्ट्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ईरान जो है उसकी अब तक की जो हिकमत अमली है इस मामले को इंटरनेशनलाइज करने की, वो भी कामयाब है। और दूसरी तरफ ईरान ने जो अपनी शराइत रखी हैं उसमें हर जाने की बात है, उसमें इस रीजन में जो हमले हैं उनको रोकने की, आइंदा जंग ना करने की ज़मानत है। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि ईरानी पार्लियामेंट एक कानून पास कर रही है जिसमें आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तमाम शिप्स जो हैं उनसे वो ट्रांजिट फीस चार्ज कर सकेंगे। और उसकी बुनियाद पर ईरान ने जो अपनी शराइत रखी है उसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि अब ये जो फ्री में आप यहाँ से गुजर रहे थे ये मामला ख़त्म, ये हमारी टेरिटरी है, यहाँ से अगर शिप्स गुजरेंगे तो उसके लिए आपको हमें टैक्स और पैसे अदा करने होंगे। और कुछ एस्टिमेट्स ये बताते हैं कि लगभग 800 अरब डॉलर ये बनेगा अगर ईरान अपनी शराइत मनवाने में कामयाब हो जाता है, तो सालाना 800 अरब डॉलर का फ़ायदा जो है वो ईरान को होगा। जापान ने रिलीज़ करना शुरू कर दिया है, कुवैत में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, फिर जर्मनी के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं कि जो ईरान के ऊपर जंग है वो तबाही है वर्ल्ड इकोनॉमीज़ के लिए। आगे चलते हैं तो अमेरिका और इसराइल के अटैक्स जो हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी तादाद में और उनकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है। डेवलपमेंट्स बहुत सारी हैं, जाहिर है कि आप अल्टरनेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से, सोशल मीडिया से उनको देख भी रहे होंगे। बहरहाल इन 4 जगहों पर तेहरान, तल अवीव, वाशिंगटन और फिर खलीजी ममालिक के दारुल हुकूमत, यहाँ पर होने वाली डेवलपमेंट्स इस जानिब इशारा कर रही हैं कि मज़ाकरात से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए और भरपूर किस्म की जंग जारी रहने का इम्कान है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।